नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज है। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ नवांश के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, D9 के बारे में कुछ और टिप्स मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। वो आप डिफरेंट चार्ट्स में चेक करें और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेडिक्शंस लेवल्स को अपने और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मंगल देव और शुक्र देव लगभग डिग्रीज़ में दोनों बराबर हैं। मंगल देव 22 डिग्रीज़ में हैं और शुक्र देव जो हैं वो 21 डिग्रीज़ समथिंग है। तो दोनों की डिग्रीज़ जो हैं बिल्कुल पास आ चुकी हैं और दोनों ही चंद्रदेव के नक्षत्र में हैं। दोस्तों, तो ये जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, डिग्रीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जब भी कोई भी दो प्लैनेट, चाहे वो कुंडली में कहीं भी प्लेस्ड होंगे, लेकिन अगर उनकी डिग्रीज़ बिल्कुल बराबर होती हैं तो आप ये मान के चलिए उनमें एक रिलेशन हमेशा बना हुआ रहता है। और इसी तरह ट्रांजिट में भी ये चीज़ आपको ज़रूर नोट करनी चाहिए। आज जैसे कि मंगल देव और शुक्र देव की डिग्रीज़ एकदम बराबर होने वाली हैं और दोनों ही चंद्रदेव के नक्षत्र में हैं। तो मंगल देव मकर राशि में है, जो कि एक तरह से जल राशि भी मानी जाती है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। और गुरुदेव भी उनके साथ हैं, शनिदेव भी उनके साथ हैं। और शुक्र और मंगल चंद्रमा की जल राशि में आने की वजह से तो कुछ जलीय स्थिति जो है वो चेंज हो सकती हैं, कुछ वेदर में चेंज हो सकता है, कुछ अचानक कुछ परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, तो मंगल से अगर हम देखें, मंगल मकर लगन में है, मकर राशि में है, वहाँ से शुक्र देव 5th हाउस में आ रहे हैं, जो कि त्रिकोण भाव होता है। तो मंगल देव के लिए ये एक बहुत शुभ समाचार है कि उनके त्रिकोण में एक शुभ प्लैनेट बैठे हैं, शुक्र देव हैं, अपनी ही राशि में विराजमान हैं और अच्छे शुभ नक्षत्र में भी हैं। चंद्रमा का नक्षत्र जो होता है शुभ माना जाता है। हालांकि शुक्रदेव और चंद्रदेव में इतनी मित्रता नहीं है, लेकिन एक शुभ प्लैनेट के नक्षत्र में जाने से प्लैनेट और स्वस्थ माना जाता है। तो मंगल के लिए तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, मंगल देव के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन इसको आप रिवर्स करेंगे तो शुक्र देव के लिए मंगल देव एक अच्छी जगह पे नहीं प्लेस्ड हैं, उनके 9वें भाव में आ रहे हैं। दोस्तों, तो इस पीरियड में मैं ये कहूँगा कि जो लोग जिनका नई शादी हुई है, नया विवाह हुआ है, वो लोग थोड़ा सा इस पीरियड में सावधान रहें। कुछ ना कुछ झगड़ा होने का चांस रह सकता है। शुक्र से रिलेटेड जो भी और चीज़ें हैं, जिन लोगों के अफेयर्स चल रहे हैं या जो लोग अभी शादी करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं दोस्तों, लेकिन अभी इस समय उन लॉजिक्स को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो थोड़ा सा शुक्रदेव के लिए ये परेशानी का समय होगा, जब तक कि दोनों की डिग्रीज़ सेम रहेंगी। 1-2 दिन में ये डिग्रीज़ का अंतर जो है वो बढ़ जाएगा और दोनों डिग्रीज़ में आपस में अलग हो जाएंगे। तो 1-2 दिन के लिए वो परेशानी शुक्रदेव को झेलनी पड़ सकती है। शुक्रदेव जिन भी चीज़ों के कारक होंगे, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, उस चीज़ों पे कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट आ सकता है। दोस्तों, मंगल अग्रेशन का कारक हैं, तो ख़ासकर पत्नी से झगड़ा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस पीरियड में। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल चार्ट लिया है, ये किसी का चार्ट नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक्स समझाने के लिए ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो मेरा लॉजिक हमेशा होता है दोस्तों, लगन में जो राशि है, यहाँ पे 10 नंबर राशि है, तो इससे त्रिकोण में 2 नंबर राशि है, इससे त्रिकोण में 6 नंबर राशि है, इससे केंद्र में 1 नंबर राशि है, 4 नंबर राशि है और 7 नंबर राशि है। अगर इनमें से कोई भी राशि आपके नवांश कुंडली में उदय होती है, नवांश कुंडली में अगर कोई इस तरह की राशि आती है जो केंद्र त्रिकोण में, आपके लगन राशि से केंद्र त्रिकोण में हो, तो समझिए आपका भाग्य जो है बहुत उत्तीर्ण रहेगा, भाग्य में आप सफल रहेंगे, भाग्य में आपके तरक्की लिखी है। लेकिन अगर कोई इस तरह की राशि आती है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर 10 नंबर राशि है, लगन में उदित हो रही है,
तो 12 नंबर जो राशि है वो तीसरे घर में आ रही है। तो तीसरे घर की जो राशि है वो नवांश में उदित हो रही है। तो इसका ये मतलब होता है, देखिए ये जो प्रेडिक्शन है इनको आपको और फैक्टर्स से भी जोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी कॉमन प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूँ। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो ये कुछ डीपर टेक्निक्स हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं विस्तार में आने वाले समय में बताऊंगा आपको। तो ये आप कुछ और चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, जितने शुभ पॉइंट्स होंगे उन फैक्टर्स जो मैं बता रहा हूँ, तो आप समझिए आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली आप हर किसी चीज़ के लिए देख सकते हैं दोस्तों, हर चीज़ के लिए देख सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे आपकी संतान हो, चाहे आपकी पत्नी के बारे में हो, चाहे आपके भाग्य के बारे में हो। इसीलिए नवांश कुंडली को जो है सबसे अधिक महत्व दिया जाता है बाकी सब वर्ग चार्ट्स में से। और नवांश कुंडली, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी आप कोई प्रेडिक्शन करें नवांश कुंडली को अवश्य देखें, उसके बिना कोई भी प्रेडिक्शन आपकी गलत हो सकती है दोस्तों। तो कोई भी ग्रह जब वर्गोत्तम होता है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, शनिदेव यहाँ 10 नंबर राशि में है और नवांश में भी अगर वो 10 नंबर राशि में आ जाते हैं तो ऐसे जो ग्रह हैं वो वर्गोत्तम माने जाते हैं। वर्गोत्तम ग्रह जो होते हैं हमेशा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है उसमें, अगर वो आपकी कुंडली में बन जाता है तो थोड़े से उनकी जो शुभता होती है उसमें कमी हो जाती है, वो है डिग्रीज़। अगर डिग्री वाइज वो बहुत वीक हो जाएगा या स्टार्टिंग डिग्रीज़ में होगा तब जो रिज़ल्ट है उसके कम हो जाएंगे, लेकिन अपना जो वर्गोत्तम का रिज़ल्ट है वो अवश्य आपको मिलेगा, लेकिन कम मात्रा में। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग मुझसे पहले भी इस बारे में पूछ चुके हैं और फेसबुक पर भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है। किसी की भी कुंडली में मान लीजिए शनिदेव यहाँ नीच राशि में है, शनिदेव 1 नंबर मेष राशि में नीच के होते हैं, और नवांश में भी अगर शनिदेव नीच के हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है दोस्तों। इसको लेकर बहुत से जो लोग हैं वो गलती कर देते हैं। अभी रिसेंटली फेसबुक पर भी एक ग्रुप में इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी और उस पर मैंने भी बहुत से रिप्लाईज़ भी किए थे। तो जब भी कोई भी प्लैनेट D1 यानी लगन चार्ट में नीच के होंगे और नवांश में भी वो नीच के हो जाते हैं तो आप मान के चलिए वो प्लैनेट राजयोग देंगे अगर उनकी दशा आ गई राइट टाइम पे दोस्तों। ये बहुत बड़ा जो है D9 और D1 की एक टेक्निक है दोस्तों। इसको आप बहुत सी कुंडलियों में अप्लाई कीजिए। बहुत रेयर ही ऐसी कुंडलियाँ होंगी जिसमें एक प्लैनेट D1 में भी नीच का है और D9 में भी नीच का है, लेकिन काफ़ी कुंडलियाँ हैं, मेरे पास भी हैं ऐसी काफ़ी कुंडलियाँ। तो कभी कोई केस स्टडी करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए शुक्रदेव एग्जॉल्टेड हैं 12 नंबर राशि में, शुक्रदेव 12 नंबर राशि में एग्जॉल्टेड है और यही शुक्रदेव 12 नंबर राशि में नवांश में भी एग्जॉल्टेड हो जाते हैं तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा? ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। कोई प्लैनेट अगर D1 में भी एग्जॉल्टेड है, ये शुक्रदेव के लिए नहीं लागू होता है, हर प्लैनेट के लिए ये नियम लागू है। कोई भी प्लैनेट D1 में एग्जॉल्टेड होता है और एट द सेम टाइम D9 में भी वो एग्जॉल्टेड हो जाता है तो आप मान के चलिए ये प्लैनेट बहुत बली है दोस्तों। तो ये आप हमेशा आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए D1 चार्ट में आपके 10 नंबर है या कोई भी नंबर है, वही सेम नंबर आपके नवांश में भी आ जाता है जिसको वर्गोत्तम लगन कहते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं बहुत भाग्यवान होते हैं दोस्तों। अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स की पोजीशन ख़राब भी होगी तब भी भाग्य उनका हमेशा साथ देगा। ये बात बिल्कुल टेस्टेड है,
बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ये ट्राई भी किया दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। तो अगर चंद्रदेव भी वर्गोत्तम हो जाते हैं, अगर चंद्रदेव मान लीजिए 3 नंबर में यहाँ पे हैं और 3 नंबर में यहाँ पे भी चले जाते हैं, तो कुंडली में अगर चंद्रदेव वर्गोत्तम है, सूर्यदेव या चंद्रदेव दोनों में से कोई भी प्लैनेट अगर वर्गोत्तम है, तो आप मान के चलिए ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यवान होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक केस स्टडी, पूरा केस स्टडी तो नहीं था लेकिन एक कुंडली के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें चंद्रदेव 7 नंबर राशि में थे, 6th हाउस में D1 चार्ट में, और नवांश में भी वो 7 नंबर राशि में ही थे, वर्गोत्तम थे। तो चंद्रमा दोस्तों अगर वर्गोत्तम है तो बहुत ज़्यादा बली होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसी तरह ये लॉजिक सूर्यदेव पे भी लागू करना है आपको, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स कहीं ना कहीं धन और पैसे से रिलेशन बनाते हैं। और ये एक एस्ट्रोलॉजी की और डिफरेंट एक टेक्निक है। गुरुदेव शुक्रदेव तो धन के कारक होते ही हैं, लेकिन चंद्रमा और सूर्यदेव को भी धन से रिलेट किया जाता है, लक्ष्मी से रिलेट किया जाता है दोस्तों। तो जिनकी भी कुंडली में चंद्रदेव वर्गोत्तम है, अच्छी डिग्रीज पे हैं, अच्छे साइंस में हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं दोस्तों। ये आप नोट कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली के जो लग्नेश हैं वो D9 चार्ट में, जैसे कि यहाँ शनिदेव बनेंगे लग्नेश, अगर वो D9 चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में चले जाते हैं, शनिदेव यहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पर भी केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में चले जाते हैं, लेकिन नीच के नहीं होने चाहिए। अगर नीच के हैं तो कुंडली में भी नीच के होने चाहिए। अगर D1 के लगन लॉर्ड नवांश में केंद्र त्रिकोण में चले जाते हैं और एक अच्छी राशि में या एक अच्छे प्लैनेट के साथ, शुभ प्लैनेट के साथ योग बना लेते हैं, तो भी ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। भाग्य आपका हर कदम पे साथ देगा दोस्तों। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। और अब बात करते हैं D9 के लगन लॉर्ड की। D9 के लगन लॉर्ड अगर 6th, 8 और 12 हाउसेस में ही चले जाएंगे, D9 में ही, तो ये एक ख़राब योग बन जाता है। इसके बारे में अभी मैं थोड़ा आगे जाकर बताऊंगा। इसी के लगन लॉर्ड जो नवांश के लगन लॉर्ड होते हैं, अगर D1 में भी वो 6, 8, 12 में चले जाएंगे, तो ये भी एक ख़राब योग बन जाता है दोस्तों। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मैरिड लाइफ को लेकर। पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, अलगाव हो सकता है, कष्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको टेक्निक बताता हूँ दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस भी भाव का स्वामी, D1 में कोई भी भाव आप ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं 4th हाउस। 4th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल देव। अगर मंगल देव नवांश में बली हो गए, मान लीजिए नवांश में वो त्रिकोण में यहाँ पे 8 नंबर राशि में ही आ जाते हैं, तो वो बहुत बली माने जाएंगे। एक तो त्रिकोण में आ गए, दूसरा अपनी स्वयं राशि में ही आ गए। तो इस हाउस के और इस हाउस के, क्योंकि मंगल देव दोनों राशियों के लॉर्ड हैं यहाँ पे, तो इन हाउसेस का रिज़ल्ट व्यक्ति को हमेशा अच्छा मिलेगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये होगी मंगल देव की दशा अंतर्दशा में। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से एनालाइज कीजिए। किसी भी हाउस के लॉर्ड जब नवांश में अच्छी जगह जाके प्लेस्ड हो जाते हैं, या एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्लेस्ड हो जाते हैं, या केंद्र त्रिकोण में शुभ प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड हो जाते हैं, तो उस भाव से रिलेटेड आपको फल अवश्य मिलेगा, लेकिन उस प्लैनेट की दशा अंतर्दशा में। तो 4th हाउस की अगर जैसे बात करें, तो मकान बनने के योग कब बन सकते हैं? जब अगर मंगल देव नवांश कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, तो मंगल देव की दशा अंतर्दशा में,
या उनके साथ अगर कोई प्लैनेट विराजमान होगा उसकी अंतर्दशा में, या उन पे कोई प्लैनेट दृष्टि डाल रहा होगा उनकी दशा अंतर्दशा में। तो ये थोड़ी सी डीपर टेक्निक्स हैं दोस्तों, ये आपको नोट करनी है। तो अब जो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। अगर अगर नवांश के लॉर्ड, लगन लॉर्ड, यहाँ पे गुरुदेव बनेंगे नवांश के लगन लॉर्ड। अगर नवांश के लगन लॉर्ड 8th हाउस में चले जाएं, नवांश कुंडली की ही बात ही कर रहा हूँ मैं, नवांश के लगन लॉर्ड अगर 8th हाउस में चले जाएं दोस्तों, तो विवाह में कष्ट होता है, सेपरेशन हो सकती है। और D1 चार्ट में अगर मेलेफिक फैक्टर्स होंगे तो डाइवोर्स तक की भी नौबत आ जाती है दोस्तों। ये बिल्कुल टेस्टेड टेक्निक है मेरी, बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ये अप्लाई किया है, हमेशा बिल्कुल ठीक बैठता है दोस्तों। अगर नवांश के लगन लॉर्ड किसी पाप ग्रह के साथ इसी चार्ट में विराजमान हो जाए, यानी गुरुदेव एक शुभ प्लैनेट है, ये तो चांस की बात है कि यहाँ 12 नंबर राशि आ गई है। तो नवांश लग्नापति यानी गुरुदेव अगर एक मेलेफिक प्लैनेट शनिदेव के साथ युति कर लेंगे, या कुंडली के 8th लॉर्ड के साथ युति कर लेंगे, या 6th लॉर्ड के साथ युति करेंगे, 12th लॉर्ड मैंने बता ही दिया है, तो इस केसेस में क्या होगा, मैरिड लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम देखी गई है। कुछ दुर्घटनाएं होने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है अगर बाकी प्लैनेट्स उसमें आ जाएंगे दोस्तों। अगर लगन के लॉर्ड, नवांश लगन के लॉर्ड 12th हाउस में चले जाएं, खासकर फीमेल्स की कुंडलियों में ऐसे योग देखे जाते हैं, तो जो स्पाउस होगा, जो आपके पति होंगे, उनकी नेचर बहुत झगड़ालू होगी, झगड़ा करने वाले होंगे दोस्तों। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैंने आपको यहाँ बता दी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको मैं आने वाले समय में एक वीडियो इस पे और बनाऊंगा ताकि और डिटेल्स इसके बारे में मैं आपको बता सकूं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिर्फ टिप्स हैं जो मैंने आपको प्रेडिक्शन लेवल्स के बेस पे बताई हैं। इसको आप ट्राई करिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट चार्ट्स में इसको लगा के देखिए, आपको 100% अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। और कुछ इसमें ऐसी टेक्निक्स भी हैं दोस्तों जो हो सकता है अगर आप लगाएंगे तो वो फिट नहीं बैठेंगी, हो सकता है वो गलत भी हो जाए, तो उसके लिए बाकी कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ते हैं। लेकिन ये एक सिर्फ कॉमन टेक्निक्स हैं जो मैं भी यूज़ करता हूँ, प्रश्न कुंडली में भी इन टेक्निक्स को यूज़ करता हूँ, तो बहुत अच्छे मुझे इसके रिज़ल्ट मिलते हैं दोस्तों। तो नवांश कुंडली के बारे में आज थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको यहाँ बता दी है। कल मैं बात करूँगा दोस्तों लग्न चार्ट और भाव चलित चार्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम एक प्लैनेट को जब वो भाव चलित में आगे चला जाता है या भाव चलित में वो पीछे वाले हाउस में चला जाता है तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है, क्या हमें भाव चलित कुंडली से प्रेडिक्शंस करनी चाहिए या लगन कुंडली से प्रेडिक्शंस करनी चाहिए, ये कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा दोस्तों। और कल मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया था जिसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ज़्यादा वीडियोस उस पर मैं नहीं बनाऊंगा, जो मेन कुछ टॉपिक्स हैं वही आपको मैं बता दूंगा उसमें। जो लोग बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो वो उन वीडियोस को ज़रूर देखें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।